ए का वैल्यू बी में आ जाएगा और बी का वैल्यू ई में आ जाएगा। उसके बाद डी और ई को ऐड किया, मतलब ए और बी को ऐड किया, और वो तीसरा नया वेरिएबल एफ में हमने सेव किया। बाद में हमने डी, ई और एफ तीनों को हमने डिस्प्ले किया है। तो हमने जिस सीक्वेंस में यहाँ पे ए और बी लिखा है उसी सीक्वेंस में आएगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि ए का वैल्यू डी में आए तो हमें ए जैसे पहले दिया है तो डी में भी पहले देना पड़ेगा। अगर हम ई दे देते हैं और बाद में डी देते हैं तो ए का वैल्यू ई में आएगा और बी का वैल्यू डी में आएगा। तो ऐसा करके हम लोग पैरामीटर लिस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू कहाँ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे एक वैल्यू डिक्लेयर किया फ्लोट, तो मैं अभी ए और सी मैंने पास किया और फ्लोट बी किया। बी नाम का एक वेरिएबल जो कि फ्लोट है, मतलब डेसिमल वैल्यू है, इसको मैंने पास किया है और मैं स्कैनअप कर रहा हूँ बी को, और उसके बाद ए और बी पास कर रहा हूँ। अभी हम इंटीजर ए जो है वो इंटीजर, इसलिए सबसे पहले हमने इंटीजर डी रखा है, लेकिन बी जो है वो फ्लोट वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पे भी फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वो इंटीजर का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे भी इंटीजर रखा तो फ्लोट वैल्यू अगर पास करें, मान लीजिए 23.5, तो रिजल्ट भी 23 लेगा, 0.5 लेगा नहीं, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन डेसिमल हट जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पे करेक्टर वैल्यूज, यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज आप ले रहे हैं और यहाँ पे करेक्टर वैल्यूज एक्सेप्ट करें तो एरर आएगा। इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। पहले तो एक्स्ट्रा जो भी है कॉन्सेप्ट वो हम लोग टाइप मिसमैच, अच्छा ऊपर में हमें तो फ्लोट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी टाइप मिसमैच एरर आया। एरर में फिर से दिखाता हूँ आपको। एरर क्या आया? टाइप मिसमैच इन री डिक्लेरेशन ऑफ एडिशन। मतलब एडिशन जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था, एडिशन जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था उसका पहला वैल्यूज हमने इंटीजर रखा, दूसरा वैल्यूज भी इंटीजर। हालांकि ओरिजिनली ये पहला वैल्यूज इंटीजर है और दूसरा वैल्यूज फ्लोट है। ये जो पहला वैल्यू इंटीजर है और दूसरा वैल्यूज फ्लो है, तो इसको भी हमको फ्लोट करना पड़ेगा, इसीलिए वो एरर आ रहा था। अभी कोई एरर नहीं है, हम लोग इसको रन करते हैं। एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 23.54 मैंने दिया। अभी रिजल्ट देखते हैं। एडिशन ऑफ एंड, मैंने यहाँ पे एफ को इंटीजर डिक्लेयर किया है। हाँ, फ्लोट रिजल्ट फ्लोट आएगा। वो इंटीजर रखेंगे तो भी फ्लोट में कंसीडर करेगा, तो मुझे यहाँ पे फ्लोट करना पड़ेगा। एन 0 ई, अच्छा यहाँ पे ई आ गया। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। Addition of 10 and 23.45001 is 33.45001 0001। ये हम लोगों को बिग डेसिमल पॉइंट दिखा रहा है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग पैरामीटर लिस्ट हम लोग डिस्क्लेस कर सकते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू है उसको हम लोग जो भी हमारा पास वैल्यू है उसको हम लोग उसी लिस्ट उसी सीक्वेंस में हम लोग पास करें जिस सीक्वेंस में हमने किया है। जैसे ये एडिशन वाला फंक्शन को हमने कॉल किया है तो पहला इंटीजर है,
और दूसरा फ्लोट है, तो यहाँ पे भी पहला इंटीजर होगा और दूसरा फ्लोट होगा, मतलब डी इंटीजर वैल्यू, फ्लोट इंटीजर वैल्यू। उसका फ्लोट मैंने एफ किया है, तो उसका वैल्यूज भी, और डी और ई, डी इंटीजर है और ई फ्लोट वैल्यू है, इन दोनों को एडिशन किया, फ्लोट वैल्यू में रिजल्ट आया, तो हमने ये फ्लोट वैल्यू भी डिस्प्ले किया है। इसी सीक्वेंस में हम लोग, जिस तरह का सीक्वेंस में हम लोग एडिशन किए थे, उसी सीक्वेंस में जिस तरह से हमने कॉल किया था, उसी सीक्वेंस में हम लोग को रिसीव भी करना है, उसी सीक्वेंस में हमको डिस्प्ले भी करना है। होपफुली ये क्लियर है सबको। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी आते हैं रिटर्न टाइप में। रिटर्न टाइप के लिए मैं नया फंक्शन बनाता हूँ ताकि और कंफ्यूजन ना रहे। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर एन बी। फिर से इंटीजर को बोल रहा हूँ दोनों वेरिएबल इंसर्ट करने के लिए। और इधर से वो वैल्यूज ले रहा हूँ। मैं एडिशन नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जिसमें ए और बी की वैल्यू पास कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इस फंक्शन कॉल होने के बाद जो रिजल्ट हो वो सी में स्टोर हो जाए। तो सी क्या है? सी भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो इंटर एडिशन ऑफ ए, sorry, person D and person D is person A B C। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करना, आउटपुट में प्रिंट करूंगा एडिशन ऑफ परसेंट डी रिप्लेस होगा ए से, दूसरा परसेंट डी रिप्लेस होगा बी से, और रिजल्ट का तीसरा परसेंट डी रिप्लेस होगा उसका एडिशन का रिजल्ट से, जो कि सी में स्टोर होगा। अभी मैं एडिशन नाम का फंक्शन कॉल किया, उसका रिजल्ट मैंने सी में स्टोर किया। अभी ये एडिशन फंक्शन में लिख रहा हूँ नीचे, वेट एडिशन, ऐड नहीं होगा, बाद में लिखेंगे। एडिशन में क्या हो रहा है, दो इंटीजर वैल्यू जा रहा है, तो मैं उसको सी भी ऑलरेडी डिफाइंड है, फिर भी कर सकता हूँ, फिर भी क्लियरिटी नहीं कर रहा हूँ। डी और ई ये दोनों इसमें क्या इंटीजर, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एफ, एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। उसके बाद रिटर्न एफ। तो एफ क्या है? एफ एक इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर। तो मैंने ये बोला था कि फंक्शन नेम जो है, ये जो एडिशन जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो फंक्शन नेम है। ये फंक्शन नेम के पहले क्या रहता है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब इस फंक्शन अपना आउटपुट किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो अभी जो हमने मेन लिखा था, मेन जो है वो फंक्शन का आउटपुट जो है कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, किसी को भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए आउटपुट वॉइड रहता है। वॉइड मतलब किसी को रिटर्न नहीं कर रहा है आउटपुट। लेकिन ये एडिशन जो है उसका आउटपुट हमें रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि एडिशन फंक्शन को हमने कॉल किया है और उसके बाद हमने उसका जो आउटपुट है हमने सी में लिया है, मतलब सी, और सी क्या है? इंटीजर है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया सी इंटीजर, मतलब ये एडिशन फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो सब एग्जीक्यूट होके हमें इंटीजर
आउटपुट देना चाहिए। तो ये इंटीजर आउटपुट, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर एडिशन, इंटीजर f, इंटीजर g। ये कुछ भी हम कर सकते हैं। इंटीजर f और इंटीजर g। उसके बाद हम लोग इसको रन करके देखेंगे क्या एरर है। कोई एरर नहीं है। तो एंटर, ये पहले का आ रहा है क्योंकि हमने CLR SCR नहीं दिया था। एंटर वैल्यूज ऑफ a एंड b 10 and 20। आउटपुट देख रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ 10 and 20 30। यहाँ पे मैं CLR SCR मैंने ये किया है, CLR SCR मैंने प्रिंट किया है। तो अभी फिर से आउटपुट देखेंगे, F2 F9 कंट्रोल F9 10 और दूसरा केवल 20। आउटपुट देख रहे हैं, एडिशन ऑफ 10 and 20 30। तो यहाँ पे हमारा, मैंने ए का वैल्यू जो 10 लिया था वो ए में गया था और बी का वैल्यू 20 में लिया था। तो ये एडिशन फंक्शन कॉल हुआ। तो बी में क्या आया, ए का वैल्यू मतलब 10 आया, और ई में क्या आया, बी का वैल्यू जो कि 20 आया। उसके बाद एडिशन हुआ दोनों में और उसके बाद रिटर्न हो गया। तो एफ रिटर्न कहाँ पे हुआ, सी नाम का वेरिएबल में रिटर्न हुआ। ये फंक्शन जो है इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये समझ में आया क्या किसी को, सबको? हेलो, सबको समझ में आया क्या? हेलो, सबको समझ में आया? यस सर। मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। हाँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब void main लिख रहा हूँ और यहाँ पे इंटीजर a b कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मान लीजिए scanf करके %d %d %a ये मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एडिशन फंक्शन कॉल किया और a एंड b पास किया। उसका आउटपुट मैंने लिया सी में और मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ %d c। मैंने पूरा नहीं लिखा ताकि इजीली समझ लो। और इधर एडिशन फंक्शन लिख रहा हूँ। एडिशन में क्या किया, इंटीजर d और इंटीजर e में लिया मैंने। उसके बाद इंटीजर f एक फंक्शन डिक्लेयर किया मैंने। f मैंने किया है d प्लस e किया है और रिटर्न f किया है। तो क्या हुआ, ये जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ मतलब एक मेमोरी लोकेशन बना a नाम से और दूसरा मेमोरी लोकेशन बना b नाम से। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। उसका जैसे ये सेकंड स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, यूजर से एंटर हुआ तो इसमें 10 आ गया और इसमें 20 आ गया। उसका जैसे एडिशन इंक्रीमेंट हुआ तो ए में क्या है 10 है, बी में क्या है 20 है। तो ये कॉल होगा, मतलब ए जो है वो डी में आएगा 10 और बी जो है वो ई में आएगा मतलब 20 आएगा। और एफ में उसके बाद एफ हमने डिक्लेयर किया, डी का वैल्यू क्या है 10 है, ई का वैल्यू क्या है 20 है। तो एफ का वैल्यू क्या आएगा 30 आएगा। तो हमने रिटर्न एफ लिखा, तो ये एफ रिटर्न कहाँ पे होगा,
ये सी में होगा, तो सी का वैल्यू क्या होगा 30, तो ये हमारा 30 प्रिंट हुआ। सबको समझ में आया? क्लियर? यस सर। तो ये रिटर्न फंक्शन क्या करता है, ये जो रिटर्न फंक्शन इसके आगे जो भी रहता है, तो वेरिएबल हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, वो सारे जहां से इस फंक्शन को कॉल किया है, इस फंक्शन को कहाँ कॉल किया था, यहाँ से कॉल किया था, तो ये वहीं पे उसका रिटर्न करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस फंक्शन का, एडिशन फंक्शन का जो रिजल्ट है वो सी में लेके आओ, इसलिए एफ जो है उस फंक्शन का रिजल्ट में रिप्लेस हो रहा है, मतलब सी में रिप्लेस हो गया, तो सी का वैल्यू हो गया 30 और सी 30 प्रिंट हो गया। ओके, तो ये चीजें जो है फंक्शन कॉल की है। तो फंक्शन कॉल मतलब जो ये मैंने एडिशन, जो ये एडिशन फंक्शन को मैंने कॉल किया था, ये जो एडिशन फंक्शन को मैंने कॉल किया था, ये यहाँ पे रिप्लेस हुआ, ये ए का वैल्यू चला गया डी में और बी का वैल्यू चला गया ई में। ये जो एडिशन फंक्शन को हमने कॉल किया, अलग से लिखा हमने मेन के बाहर, इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं। कॉल मतलब बुलाना, तो हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किया और इसको हमने उसके अंदर ऑपरेशन किया है, तो इस चीज को फंक्शन कॉल बोलते हैं। ब्लॉक स्ट्रक्चर, so block structure is nothing but, इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ब्लॉक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, मैं कोई फंक्शन बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने एक फंक्शन बनाया और दूसरा मैंने ये और एक फंक्शन बनाया, तो ये एक फंक्शन हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसके अंदर मान लीजिए कमांड मेरा है 1 2 3 4, ये 4 कमांड है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 और 2 कमांड को मैं बी में प्लेस कर देता हूँ और 3 और 4 कमांड को मैं सी में प्लेस कर देता हूँ। और जब भी ए फंक्शन, और ए फंक्शन से मैं बस क्या कर रहा हूँ, ए फंक्शन से मैं बी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और सी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मतलब ये दो कमांड के जगह मैं बस एक ही फंक्शन कमांड लिख रहा हूँ बी फंक्शन को कॉल करने का। सिमिलरली ये दो कमांड को कॉल करने के जगह मैं एक ही कमांड लिख रहा हूँ सी फंक्शन को कॉल करने का। तो इसके दो यूज होता है कि एक तो मेन जो पेरेंट जो फंक्शन है, ये पेरेंट फंक्शन है और ये सब चाइल्ड्स है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। तो ये पेरेंट फंक्शन से चाइल्ड फंक्शन का कॉल करने का तरीका बदल जाता है और पेरेंट फंक्शन में ओवरहेड जो है, मतलब हेवीनेस, पहले क्या था 4 था, अभी कितने हो गए, अभी 2 ही हो गए। तो इसका जो है ना बर्डन जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है पेरेंट फंक्शन में। दूसरा है कि मान लो मैंने बाद में और एक फंक्शन बनाया डी नाम का, और मुझे डी फंक्शन में फिर से बी फंक्शन को कॉल करने का, जो मतलब बी फंक्शन के एक और 1 और 2 जो कमांड है इसका जरूरत पड़ रहा है। तो अगर मेरे पास बी फंक्शन नहीं रहता है तो मैं फिर से ए फंक्शन को कॉल करता और 1 2 3, 1 2 तो एग्जीक्यूट होता है, साथ में 3 4 भी एग्जीक्यूट होता है। क्यों होता? क्योंकि मैंने अलग अलग नहीं किया था। मान लो मैंने बी नहीं बनाया, लेकिन अभी जैसे बी को अलग कर दिया तो मैं ये हट जाएगा और सिर्फ मैं बी फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मेरा 1 2 इधर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो है मॉड्युलरिटी बढ़ता है,
मेरा फंक्शन कॉल करने का मॉड्यूलर पार्ट था। अननेसेसरी जो कमांड्स मुझे जरूरत नहीं है उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम बन जाता है। इसको समझ में आया क्या सबको? हेलो हेलो हेलो। यस सर। नेक्स्ट आता है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत पॉइंटर जानना जरूरी है। पॉइंटर हमने एग्जीक्यूट किया था पहले, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंटरव्यू में यही पूछता है कि मान लो मैंने एक रेफरेंस बनाया, मेमोरी एलिमेंट बनाया ए नाम से, और मैं इसके अंदर 10 स्टोर करना चाहता हूँ। इसका एड्रेस, हर एक मेमोरी लोकेशन का कोड एड्रेस है, मैंने इसको एड्रेस दिया 1020। फ्यूचर में मैंने मान लो ये ए रेफरेंस हटा दिया, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने ई, है ना। तो अगर मेरे पास, मुझे पता ही नहीं है, मैंने पहले तो मैंने प्रिंट किया था ए नाम से और मुझे रिजल्ट मिलता था 10, लेकिन फ्यूचर में मान लो किसी ने चेंज कर दिया, ए को ई कर दिया, है ना, ये ई कर दिया, तो मैं फिर से ए को एक्सेस करने जाऊंगा तो वो बोलेगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ए है ही नहीं, वो वेरिएबल हटा ही दिया मैंने नाम उसको। तो मैं, तो फिर क्या है, उसके लिए मुझे वेरिएबल, न्यू वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए, तभी मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, मतलब उसका वेरिएबल एक्सेस कर पाऊंगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप वेरिएबल का नाम यूज मत करो, आप वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस याद करो। तो व्हाट इज द एड्रेस 1020। तो ये जब ए था तब भी इसका एड्रेस 1020 था, उसमें 10 स्टोर था। जब ये ई बना तब भी इसका एड्रेस 1020 है और एड्रेस भी 10 है। ये एड्रेस कभी नहीं बदलता है। कोई भी मेमोरी, ऑब्वियसली तुम्हारा जैसे घर है, घर का मालिक बदल जाएगा लेकिन घर का एड्रेस कभी नहीं बदलेगा, घर वही है। तो अगर किसी को कोई जगह जाना है तो वो जरूरी नहीं कि वो मालिक से कांटेक्ट करे, उस जगह का एड्रेस पता होना चाहिए। तो सिमिलरली जब हम एड्रेस पता रहता है तो हम एक मेमोरी लोकेशन को, वेरिएबल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर जो है वो एड्रेस एक्सेस करने का, एड्रेस पता करने का एक तरीका है। तो पॉइंटर को हम लोग स्टार पी से डिफाइन करते हैं। कोई भी वेरिएबल को हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को स्टार, मतलब वेरिएबल नाम के पहले स्टार देके एक्सेस करते हैं। और किसी वेरिएबल का या फिर किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमें बताना है तो हम ये सिंबल से एक्सेस करते हैं। जैसे मान लो ए, ये क्या है, वेरिएबल नेम, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि ए का एड्रेस बताओ मुझे, तो मैं बताऊंगा एड्रेस ऑफ ए। सिमिलरली मान लो कि मैंने एक एरे बनाया, एरे बनाया जिसमें अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इसमें 3 है, 2 है, 1 है, 7 है, 8 है, 5 है, 6 है। तो मैं सिमिलरली, मैं अगर बोलूंगा एड्रेस ऑफ ए, तो ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, या फिर इस बेस एड्रेस, मतलब ये एड्रेस 1020 से चालू हो रहा है, आगे आगे जाएगा, कि फर्स्ट पॉइंटर को एड्रेस ऑफ 102 फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा वो, तो हमें फर्स्ट लोकेशन से एग्जिस्ट मिल जाएगा। तो एड्रेस हमें पता होना चाहिए। अभी एड्रेस हमें पता हो गया, मान लो हमें पता चल गया 1020, लेकिन अभी इस एड्रेस से हमें उस वैल्यू तक जाना है, मतलब ये जो वैल्यू है वो तक जाना है। तो उसके लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो पॉइंटर वेरिएबल हम स्टार से बनाते हैं। मान लो हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया स्टार टी, और उसमें हमने एक एड्रेस स्टोर किया है। तो फ्यूचर में अगर हम स्टार टी बोलेंगे, दैट मीन्स टी में जो एड्रेस ऑफ ए है उसका वैल्यू, मतलब टी का क्या है, टी जो है उसमें हमने ए का एड्रेस स्टोर किया है। और अगर वैल्यू एट टी बोलेंगे, स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट, ए का मतलब एड्रेस। तो हम अगर कहीं भी बोलते हैं स्टार टी, तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू एट टी का रिप्लेस होगा एड्रेस ऑफ ए, मतलब वैल्यू
एट एड्रेस ऑफ ए, ऐसे रिप्लेस होगा। तो एड्रेस ऑफ ए क्या है, तो इसका हम लोग नीचे लिखेंगे, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए क्या है 1020, तो वैल्यू एट 1020 क्या है 10। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर वेरिएबल यूज करके कोई भी मेमोरी लोकेशन का वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एड्रेस। होपफुली ये क्लियर है सबको, करेक्ट? Yes, sir. तो हम लोग अगर कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने बनाया मेन और इसके अंदर मैंने इंटीजर मान लो यूजर से नहीं लिया, ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया b इज इक्वल टू 20 मैंने किया है। उसके बाद मैं मान लो एडिशन कॉल कर रहा हूँ और मैंने डायरेक्ट ए बी नहीं पॉइंट किया, मैंने एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी ये किया है, पास किया है ना? तो उसके बाद मैंने एडिशन फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इंटीजर डी और इंटीजर ई और मैं एक पॉइंट इंटीजर स्टार डी, पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर स्टार ई, और मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ एफ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ वैल्यू ऑफ एफ इज स्टार ऑफ डी प्लस स्टार ऑफ ई, मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी और वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ई। ये दोनों करके जो मेरा होगा वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ एफ में। तो क्या होगा, हमने यहाँ से एड्रेस पास किया है और यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल में उसको लिया है। सिमिलरली यहाँ से एड्रेस पास किया है और इसको हमने पॉइंटर वेरिएबल में लिया है। हमने ए और बी 1020 मान लीजिए, जिसमें 10 है, और बी जो है 20 है 2030। तो हमने यहाँ पे 1020 और 2030 पास किया है और हमने यहाँ पे बोला है वैल्यू एट 1020 और यहाँ पे वैल्यू एट 2030। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वैल्यू एट मतलब 10 आएगा और 20 आएगा। तो एड्रेस ओके क्या होगा, आउटपुट 30। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 30। तो ऐसे करके हम लोग, ये जो तरीका है, पहले तो हम लोग डायरेक्ट पैरामीटर पास करते थे, अभी एड्रेस पास कर रहे हैं, तो इसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉल बाय रेफरेंस। इसका प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? यस सर। रेफरेंस मतलब हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं, वैल्यू नहीं पास कर रहे। अगर वैल्यू करते हैं तो उसको कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं, जब एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं।